हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की जो भी सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सभी हरियाणा के जो एचएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हरियाणा जीके पूछी जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछने की पूरी संभावना है, उन सभी को इंक्लूड किया है और एक क्वेश्चन के साथ उनको रिलेट करके और 2-3 क्वेश्चन शामिल किए हैं, ताकि आप 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करें तो उसमें आपको 10 के साथ और भी याद हो जाएं। तो देखते हैं हरियाणा का कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, और जो भी राज्य हैं जो हरियाणा के जिलों के साथ सीमा टच करते हैं उनमें कौन सा ऐसा जिला है जो कि अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो पहले तो ओनली रोहतक था, लेकिन अब जो 2016 में चरखी दादरी और बना दिया गया, भिवानी से अलग करके काट करके, तो अब 2 जिले हो गए हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते। एक रोहतक, दूसरा चरखी दादरी। ये हम मैप के थ्रू भी देखते हैं। ये है हमारा हरियाणा का मैप। तो इसमें एक ये है रोहतक जो कि हरियाणा का हार्ट भी है। तो एक रोहतक जो कि किसी भी अन्य स्टेट के साथ सीमा नहीं लगाता, और दूसरा है ये चरखी दादरी, ये भी किसी भी स्टेट के साथ सीमा नहीं लगाता। तो ये आपको याद रखना है कि अदर स्टेट से हमारा जो हरियाणा के और जिले हैं तो सभी की सीमा टच होती हैं किसी न किसी राज्य से, लेकिन जो रोहतक और जो चरखी दादरी हैं इनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती, ओनली हरियाणा के जिलों के साथ। इसमें देखो, जींद, सोनीपत, झज्जर, हिसार, इन सभी से सीमा बना रहा है, लेकिन किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा। ना तो इधर दिल्ली से बन रही इनकी, ना इधर राजस्थान से। तो रोहतक और चरखी दादरी याद रखना, ये भिवानी से काटकर 2016 में अलग किया गया था। उससे पहले 2016 से पहले भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन अब हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है सिरसा। तो अब भिवानी से काट करके चरखी दादरी अलग कर दिया, और जो चरखी दादरी है उसकी सीमा भी हरियाणा के किसी भी और अन्य स्टेट से नहीं लगती। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो कि किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो लेकिन 2016 से पहले पूछे तो एक ही जिला था, वो था रोहतक। लेकिन 2016 में जब चरखी दादरी बना दिया गया तब 2 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? जो स्पोर्ट्स का जो स्कूल है मोतीलाल नेहरू, वो कहाँ है? राई सोनीपत में। तो इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा का मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स का जो स्कूल है वो कहाँ है। तो यहाँ बहुत से बच्चे सेलेक्ट होकर के जाते हैं इस स्कूल में, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती? जो तराइन की लड़ाई हुई थी वो किसने जीती? तो वो कब हुई थी? 1191 में हुई थी। 1191 में थी, और किस किस के बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई, और इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तो पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी तराइन में हुई थी, जो कि हरियाणा में है। तो तराइन की आप सोचोगे कि तराइन की लड़ाई में हरियाणा जीके में कैसे आई? तो तराइन है वो हरियाणा में है, तो इसलिए ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। तराइन की जो पहली लड़ाई है वो किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान ने, और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया, जो कि 1191 में हुई थी। फिर मोहम्मद गौरी ने सोचा मैं हार नहीं सकता, मैं उससे पृथ्वीराज चौहान से बदला लूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत के कारण अंधा हो गया था, और इस दूसरी लड़ाई जो कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया।
तो पहली लड़ाई हुई थी तराइन की, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, और जो दूसरी हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जो प्रथम तराइन की लड़ाई थी, इसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, लेकिन जो दूसरी लड़ाई हुई इसमें उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन कहते हैं जयचंद होते वो किसी के भी नहीं होते, और फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया था और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तब मोहम्मद गौरी ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान का प्रथम तराइन की लड़ाई में जयचंद ने साथ दिया था, और अब चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर और उसकी डेथ भी हो गई। तो तीनों आपको याद रखनी है। तराइन की प्रथम लड़ाई जो कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और दूसरी में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, उसमें भी मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार भी हो गई और मृत्यु भी। और जयचंद कौन था? जयचंद कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जयचंद कन्नौज का राजा था। उसने पहली जो तराइन की लड़ाई थी उसमें तो पृथ्वीराज चौहान की साथ दिया था, लेकिन बाद में इसने दूसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और बाद में खुद मोहम्मद गौरी ने इसकी मृत्यु कर दी हरा करके चंदावर के युद्ध में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 75.6%। तो 75.6% थी हरियाणा की टोटल साक्षरता दर। उसमें पुरुष कितने थे? 84.5% थे पुरुष, और महिला 65.9। तो इनके दोनों का जो टोटल मिलाकर होता है वो टोटल हो गया हरियाणा का साक्षरता दर। तो 75% है हरियाणा की साक्षरता दर, और उसमें मेल 84% और फीमेल हैं 65%। सबसे ज़्यादा साक्षर या पढ़ा लिखा कौन सा जिला है? वो है गुड़गांव, जो कि गुरुग्राम, उसमें 85% लोग पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो है मेवात, जो कि 54% है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या साक्षर जिला है गुरुग्राम, और सबसे कम साक्षरता दर वाला है मेवात। अब देखते हैं ये जनसंख्या है, ये कौन सी सूची का विषय है? सूची कितनी है? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। और जो 2011 में जनगणना हुई उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब तक नेक्स्ट जो कि 2021 में होनी थी जनगणना उसकी आंकड़े ना आ जाएं, तब तक ये आंकड़े आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की टोटल साक्षरता दर कितनी है? 75, और उसमें मेल 84% पढ़े लिखे हैं और फीमेल 65 हैं। जो कि फीमेल 65 है, ये सुधारने की ज़रूरत है। शायद अब की बार जो 2021 के बाद जब भी ये जनगणना के आंकड़े आएंगे शायद सुधर कर आएंगे। और सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला गुरुग्राम, जो कि 85% है, और सबसे कम साक्षरता वाला वो है मेवात, और उसके बाद नीचे से ऊपर फतेहाबाद है सेकंड, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला। तो यह भी आपको याद रखना है। और जनगणना संघ सूची का विषय है, और ये जो 2011 की जनगणना हुई उसमें सी चंद्रमौली इसके जनगणना आयुक्त थे। और 1881 में जो कि 10 की जनगणना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्टार्ट तो 1872 में ही हो गई थी, लेकिन वो 10 के आधार पर नहीं थी, और 10 के आधार पर 1881 में स्टार्ट हुई थी। आगे देखते हैं, जो राजा हर्षवर्धन हैं के समय हरियाणा का कौन सा जिला था या कौन सा स्थान था, नगर था, जो कि वैभव संपन्न था? तो हर्षवर्धन जो कि हरियाणा के थानेसर के राजा थे, स्थानेश्वर या थानेसर भी कहते हैं। तो स्थानेश्वर या थानेसर ये कहाँ है?
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। इसे स्थानेश्वर भी कहते हैं, कहा जाता था। स्थानेश्वर, ये भी थानेश्वर को स्थानेश्वर कहा जाता था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, जो कि कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी थानेसर थी, लेकिन जब उसकी बहन थी राजश्री, उसकी बहन के हस्बैंड की हत्या कर दी गई, तो बाद में उन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था। लेकिन हरियाणा में उसकी जो राजधानी थी, जो कि वैभव संपन्न था, वो थानेसर था। बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित में, उसकी पुस्तक है हर्षचरित, उसमें उन्होंने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ लिया गया कि हरियाणा को महाभारत में क्या कहा गया है, जो कि बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि, जो कि संपन्न भूमि। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी पुस्तक है हर्षचरित, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद। और हर्षवर्धन के समय में ये वैभव संपन्न क्षेत्र था, स्थान था, नगर था। आगे देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी HSC CET की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की स्थापना हुई तो कौन सी संसदीय समिति की स्तुति पर हुई थी? हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की स्तुति पर हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1965 को हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। तो ये आपको याद रखना कि 23 सितंबर 1965 को तो हुकुम सिंह उसकी अध्यक्ष थे, जो कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का गठन किया गया। और 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया, और उसका दूसरा नाम क्या है? JC आयोग भी है। तो हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पहले तो कमेटी का गठन हुआ था 23 सितंबर 1965 को, और 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया। और इसका नाम और क्या है? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया, उसका दूसरा नाम है JC समिति या आयोग। उसमें 3 सदस्य थे। एक था JC, जो कि खुद जिसके नाम पर आयोग का नाम भी है। सेकंड है असअल दत्त, JC एक है, दूसरा है असअल दत्त, और थर्ड है अम फिलिप्स। तो इन तीनों का भी ध्यान रखना है, JC, असअल दत्त और अम फिलिप्स, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में एक और दे करके पूछ लिया जाए कि जो JC आयोग था या जो सीमा आयोग था, उसमें कौन सा व्यक्ति नहीं था, कौन सा सदस्य नहीं था। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हरियाणा में प्रसिद्ध रागिनी है पाणियाली पानी प्यादे। इस रागिनी के गायक कौन है? ये है दयाचंद मयाना। तो दयाचंद मयाना है, इन्होंने ये रागिनी, उनकी रागिनी है पाणियाली पानी प्यादे। हरियाणा का जॉन मिल्टन भी दयाचंद मयाना को कहा जाता है। तो दयाचंद मयाना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट रखना कि हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है? दयाचंद मयाना। पंचवटी मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में है? तो पंचवटी मंदिर हरियाणा के पलवल में है, और द्रौपदी घाट भी यहीं पर है। द्रौपदी घाट है, उसमें जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो उसमें अज्ञातवास में के समय पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया, तो इसलिए इसको द्रौपदी घाट कहा जाता है। तो पंचवटी मंदिर हरियाणा के पलवल में है, और ये HSC की अभी एक प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि पंचवटी मंदिर कहाँ है? पंचमुखी नहीं है, ये पंचवटी है। तो ये याद रखना, पंचमुखी मंदिर यमुनानगर में है, ये पंचवटी मंदिर है जो कि पलवल में है। द्रौपदी घाट, यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय विश्राम किया था। नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इन वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है झज्जर का बेंडावास, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर झील है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। बेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है? झज्जर में है, और ये अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है
और झज्जर में है। 3 जून 2009 को इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया? 3 जून 2009 को। और ये झज्जर में है, सबसे सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और झज्जर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। तो दोनों जो लास्ट में वास लगते हैं, खप्परवास और भिंडावास, दोनों ही झज्जर में है। भिंडावास तो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और 3 जून 2009 को इसे पक्षी अभ्यारण्य भी के रूप में स्थापित किया। और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी झज्जर में है। नेक्स्ट देखते हैं भूतेश्वर मंदिर, या इसे क्या कहते हैं? रानी का तालाब, जहाँ की रानी स्नान किया करती थी। ये कहाँ है? जींद में। तो हमने जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, या फिर किन के साथ सीमा नहीं लगती, मंदिर, इन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आप एक बार वीडियो देखें तो उसमें जितने भी टॉपिक हरियाणा के एचएससी पूछ रही है उन सभी से एक बार गो थ्रू हो जाए। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में है। और ये है रानी का तालाब। अगर आपको पूछ ले देवी का तालाब का शिव मंदिर कहाँ है, तो वो है पानीपत, जो कि हरियाणा के पानीपत में तीनों युद्ध हुए थे, वही पानीपत है ये। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, तो स्थानेश्वर जो कि अब थानेसर है, उसका प्राचीन नाम भी स्थानेश्वर था। महादेव मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र है धर्मनगरी। तो ये आपको याद रखना है, भूतेश्वर मंदिर या फिर रानी का तालाब, जो कि एक तालाब है जिसमें कि प्राचीन समय में जो रानी होती थी वो उसमें स्नान किया करती थी। अब वहाँ पर मंदिर है, तो उस जींद में है। और जो देवी तालाब का शिव मंदिर है वो पानीपत में है। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।